नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जहां भी जाते हैं अपना एक असर छोड़ते हैं, अपना इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो भाषण के जरिए हो या फिर किसी भी शोषित, वंचित या फिर जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, वहाँ वो पहुँचते हैं। तो वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से खुद को कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें वो उपस्थित रहे। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर वो जाते हैं, जहां पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती उनको जाने का आदेश देती है, वो जाते हैं और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भाषण इतना दमदार देते हैं कि मतलब लोग वाहवाह करने से पीछे नहीं हटते और सरकार को जिस तरीके से घेरते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, वो भी दूसरों से उनको अलग करता है। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर अंबेडकर नगर के पकौली बाजार में आयोजित हुआ, जहां पर विश्वनाथ पाल ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। इसी वीडियो में आप आगे उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखिए उनको और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं होना है, लेकिन आइए हम आपके बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष को बुलवाने से पहले एक आप लोग गगनभेदी नारा लगाएंगे और दोनों हाथ उठा करके लगाएंगे साथियों, ताकि लगे कि आपके बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपना विचार देने जा रहे हैं। चलो भाई, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे, मनोहर कांसीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद। साथियों, एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें। एक शेर के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाना चाहता हूं कि भेड़ियों की दोस्ती में भूल से डर लगता है, साधुओं के हाथ में त्रिशूल से डर लगता है, और हालात ऐसे कुछ गुजरे हैं चमन के अंदर, अब हमें कांटों से नहीं बल्कि फूलों से डर लगता है, फूलों से डर लगता है। माननीय अध्यक्ष जी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा श्री कांसीराम साहब, बहुजन समाज जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के द्वारा आयोजित की गई है। ऐसे मौके पर हमारे बीच में अयोध्या मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी सम्मानित माननीय दिलीप कुमार विमल जी, विशेष अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर दयाराम राजभर जी, मंडल प्रभारी अयोध्या, माननीय रामनयन निर्दोष जी, मंडल प्रभारी अयोध्या, माननीय सुनील कुमार सावंत जी, जिला अध्यक्ष बसपा अम्बेडकर नगर, माननीय नीरज प्रताप सिंह जी, सदस्य जिला पंचायत बसपा, माननीय अनिल वर्मा जी, विधानसभा प्रभारी बसपा जलालपुर, माननीय समीर चौधरी जी, माननीय रामराज गौतम जी, विधानसभा प्रभारी बसपा, माननीय तिलकधारी गौतम जी, जिला कार्यकारी सदस्य अम्बेडकर नगर, माननीय
द्रौपदी नाथ भास्कर जी, विधानसभा महासचिव जलालपुर, माननीय राज बहादुर जी अध्यक्ष जलालपुर, माननीय विजय बहादुर जी सोशल मीडिया के प्रभारी, माननीय रोहित प्रजापति जी जिला महासचिव अम्बेडकर नगर, भाई राजेश कुमार गौतम जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भाई मेवालाल गौतम जी, भाई भारत कुमार राजभर जी, भाई अंश कुमार गौतम जी, माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार शास्त्री जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय मुन्नीलाल मिनवर जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, नाटक अकादमी के सदस्य, माननीय राम भारत जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जलालपुर, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं माननीय राम गोपाल सिंह जी अध्यक्ष जी, माननीय आलोक कुमार जी उपाध्यक्ष, माननीय सिद्धार्थ कुमार जी कोषाध्यक्ष, संयोजक माननीय सुनील कुमार जी, माननीय संतोष कुमार जी राहुल जी, माननीय चंद्रभान जी, माननीय पंकज सिंघल जी, माननीय उदय भान जी, माननीय रामदरस गौड़ जी, माननीय रामचंद्र मौर्य जी प्रबंधक, माननीय मोहम्मद सलीम जी प्रधान पैकौली, माननीय राम किशुन जी प्रदीप कुमार सेक्टर अध्यक्ष, माननीय संतोष कुमार नेवादा, माननीय रामचंद्र भारती जी, माननीय जुलुमधारी जी, माननीय भारत भूषण जी, माननीय अनिल कुमार फाइटर जी, माननीय मिठाई लाल जी, माननीय हरिराम अम्बेश जी एडवोकेट पूर्व सदस्य जिला पंचायत, माननीय महेंद्र कुमार प्रधानाचार्य जी इंटर कॉलेज लौधौना, माननीय डॉक्टर अशोक निगम जी, माननीय अखिलेश चंद्रा जी मास्टर साहब, सम्मानित साथियों, जिन साथियों का नाम इस सूची में आया था उनका नाम पढ़ा गया, लेकिन जो तमाम वरिष्ठ साथी मंच पर उपस्थित हैं, इधर हमारे संगीत के गीतकार साथी जो मिशन की बात रखते हैं, इधर बड़ी संख्या में हमारे पिता तो बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, जो भी साथी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं उन सभी साथियों का अपनी तरफ से इस जयंती के मौके पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज जिन महापुरुष की जयंती आप मना रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनकी जयंती इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऐसे महानतम जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं, इनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और जयंती का मकसद होता है कि जिनकी जयंती मनाई जाए उनके बारे में चर्चा की जाए। जो साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं ये बाबा साहब के विचारों के बारे में जाने, लेकिन हमारे बाबा साहब एक ऐसे विद्वान महापुरुष हैं कि जिनके बारे में पूरा रात दिन इनके बारे में बताते जाओ तो बातें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अभी माननीय हमारे दिलीप कुमार बिमल जी ने बाबा साहब के बारे में तमाम बातें आपके बीच में रखे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान बनाए हैं। यह देश जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे उस वक्त इस देश के जो नेता थे वो इस देश के अलावा विदेश तक दौड़े, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था इस देश को छोड़ के तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे प्रारूप चाहिए कि इस देश को चलाओगे कैसे। इस प्रारूप के लिए इस देश के जो बड़े बड़े नेता थे वो भारत देश के अलावा भी इसकी खोज करने के लिए गए। विदेश में जब गए तो वहाँ के विद्वानों ने कहा कि विश्व के छठे विद्वान, भारत देश के प्रथम विद्वान आपके देश में हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, आप उनके पास जाइए, वो बेहतर प्रारूप बना के दे सकते हैं। तब लोग बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब ने ये देश को चलाया जाएगा कैसे उसका प्रारूप जब दिए हैं, तब इस देश को आज़ादी मिली है। और बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। जब बाबा साहब इस देश का संविधान बना रहे थे तो उस वक्त विदेश के तमाम बड़े बड़े विद्वान
इस चीज के लिए चिंतित थे कि जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हों, और उस देश का संविधान बाबा साहब कैसा बना के देंगे जिस पे पूरा देश चलाया जा सके। ये लोग नजरे गड़ाए देख रहे थे, लेकिन हमें बड़ा घमंड है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का एक ऐसा संविधान बना के गए कि जो इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दे करके गए हैं। इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार दे करके गए हैं। अगर बाबा साहब इसके लिए नहीं लड़ते तो जो बाकी लोग इस संविधान कमेटी में थे वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार ना दिया जाए। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किया हो, वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो बड़ी लगान जमा करता हो, वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो राजे रजवाड़े हों। तो एक चीज बताओ, यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि जब पहले हमारे पुरखों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो स्नातक शिक्षा कहाँ से होती। और जमींदारी लगान बड़ी जमीन के मालिक तो हमारे लोग थे ही नहीं, लेकिन अगर और लोगों की राय से वोट का अधिकार मिलता तो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज हमको वोट का अधिकार नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब को जिन्होंने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है, अब इस आजाद देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से राजा पैदा होगा। और ये वोट की कीमत मैं इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का दे करके जा रहा हूं, क्योंकि ताकि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बनाया जा सके। आप अक्सर बाबा साहब की तस्वीर देखते हो, ये सामने भी देखो बाबा साहब की तस्वीर लगी है। इसमें बाबा साहब के हाथ में क्या देख रहे हो? एक हाथ में संविधान, देख लो इधर पोस्टर लगे हैं, एक हाथ में संविधान है और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत से हमने आप सभी लोगों को वोट का अधिकार दिया है, अगर इस वोट का सही उपयोग आपने कर लिया तो इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथों में होगी। ये बाबा साहब कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को एक शंका थी कि अगर इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बना, अगर इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथों में नहीं आई तो शायद मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। और ये सत्य निकला। बाबा साहब कह रहे थे इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके मेरे संविधान को लागू कर दें, उसी दिन इस देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा, देश की उन्नति हो जाएगी। लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग मेरे बनाए हुए संविधान को अगर नियत साफ करके लागू नहीं किए तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब के मन में ये आशंका थी तो बाबा साहब के मन में ये भी विचार था कि कहीं मेरे ना रहने के बाद इस देश के हुकूमत करता लोग मेरे संविधान को बदल ना दें। इसलिए बाबा साहब ने इस संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इतनी आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसकी आर्टिकल को बदल करके किसी का नुकसान किसी का फायदा किया जा सकता है। इसी नाते इस देश में हुकूमत करने वाले लोग, चाहे कांग्रेसी लोग रहे हों, चाहे सपाई लोग रहे हों, चाहे आज भाजपाई लोग हों, ये बाबा साहब के आर्टिकल को बदल करके तमाम हमारा नुकसान करने का काम किए हैं। बाबा साहब ने भी राजनीतिक दल बनाया था। बाबा साहब के राजनीतिक दल का भी चुनाव निशान क्या था? हाथी, नीला झंडा। वही नीला झंडा हाथी निशान लेकर के जो बाबा साहब का था वही मानवर मसीहा कांसीराम साहब जी चले। एक दिन मानवर मसीहा कांसीराम साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि मानवर साहब आपने हाथी निशान क्यों लिया है? मानवर साहब आपने नीला झंडा क्यों लिया है? तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कहा कि अगर इस नीले झंडे और हाथी को क्यों लिया गया इसके बारे में अगर जानकारी करना है तो आपको तो बाबा साहब के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए बाबा साहब के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो निशान हाथी निशान नीला झंडा लेकर के बाबा साहब चले उसी को लेकर के मानवर साहब चले और उसी निशान हाथी को लेकर के नीला झंडा को लेकर के आज हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए।
हम जय भीम तो करते हैं, बाबा साहब की बात तो करते हैं, मानवेंद्र साहब की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम भूल जाते हैं। बाबा साहब का जो निशान था हाथी, जो झंडा था नीला, यही मानवेंद्र साहब लेके चले, आज बहन जी लेकर चल रही हैं। लेकिन माननीय बहन जी, जब इसी हाथी निशान से, जब इसी नीले झंडे से उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी, तो माननीय बहन जी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई और उसी में अपने संत गुरुओं महापुरुषों को भी यादगार बनाने का काम किया। आप जानते हैं इस देश में भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगी है। भगवान बुद्ध जी इस देश में कोई गरीब घर के नहीं थे। भगवान बुद्ध जी एक राजे रजवाड़े के घर के थे। भगवान बुद्ध जी ने इस देश में मानव को मानव समझा जाए, मानव को मानवता की सीख मिले, इंसान को इंसानियत का दर्जा मिले, इसीलिए भगवान बुद्ध को भी राजपाट छोड़कर आपके बीच में आना पड़ा था। भगवान बुद्ध राजा साहब के खानदान के होने के नाते, राजा साहब के बेटे होने के नाते भी भगवान बुद्ध को इस देश में मानवतावादी व्यवस्था पैदा करने के लिए उनको भी बौद्ध भिक्षु बनना पड़ा। और जो भगवान बुद्ध की विचारधारा थी, जो चाहते थे, वही वो विचारधारा भगवान बुद्ध के बाद, इधर देख लीजिए फोटो लगी है, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। भगवान बुद्ध के विचारों के हिसाब से देश को बनाना चाहते थे, लेकिन सम्राट अशोक जी के जाने के बाद यहाँ पर भगवान बुद्ध की विचारधारा की जो अगुवाई करने वाले सम्राट अशोक थे, उनके जाने के बाद में वो धार कुंद पड़ गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसी राम साहब को, मान्य बहन जी को। जब बहुजन समाज पार्टी बनाए, जब उत्तर प्रदेश में सैनी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो मान्य बहन जी ने भी सम्राट अशोक जैसे इस देश को चलाने की प्रेरणा की। और अभी देश में तो हमारी हुकूमत नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो सम्राट अशोक के बाद अगर बौद्ध विचारों का प्रचार हुआ, बहुजन विजन में संत गुरुओं महापुरुषों का प्रचार हुआ, उनको अगर सजाने का संवारने का कोई काम किया, तो सम्राट अशोक के बाद ये गैप जो था, इसको पूरा करने का अगर किसी ने काम किया तो सैनी बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आपने देखा होगा इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से मान्य बहन जी ने अपने महापुरुषों को सजाने का काम किया। भगवान बुद्ध के नाम से तमाम स्तूप बनाए गए, भगवान बुद्ध के नाम से तमाम स्थल बनाए गए, भगवान बुद्ध की तमाम मूर्तियां लगी, सम्राट अशोक की लगी, भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब की मूर्तियां लगी, तमाम महापुरुषों को बहन जी ने लखनऊ में सजाने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने बहुजन विजन में संत गुरुओं महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, वही लोग हमारे लोगों के यहाँ के बीच में कहने लगे कि आपकी बहन जी तो पत्थर वाली सरकार चला रही है, आपकी बहन तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा रही, बाबा साहब की मूर्ति लगा रही, मानवेंद्र साहब की मूर्ति लगा रही। अगर हम लोग उसी वक्त सोच लिए होते कि अगर पहले हुकूमत करने वाले लोग हमारे महापुरुषों को सम्मान दिए होते, तो शायद आज मान्य बहन जी को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान्य बहन जी ने जब अपने महापुरुषों को सजा लिया, भगवान बुद्ध को सजा दिया, भीमराव अम्बेडकर को सजा दिया, तो जब फिर बहन जी की सरकार आने की बात आई तो बहन जी ने कहा हमने अपने महापुरुषों के सम्मान में तमाम पार्क, तमाम विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक अम्बेडकर गांव के नाम से विकास की योजना भी बहन जी ने चलाने का काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, 7 से 12 तक सरकार आपकी चली, 7 से 12 के बाद जैसे आपकी सरकार गई, माननीय बहन जी ने जो योजनाएं चला रही थी, चाहे बैकलॉग भर्ती हो, बैकलॉग भर्ती कौन रोका? यही समाजवादी के लोग। भर्ती किसकी हो रही थी? एससी एसटी ओबीसी की। रोक कौन लगाया? एक ओबीसी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में एससी एसटी को ठेकेदारी दिया। इसको रोक कौन लगाया? समाजवादी पार्टी। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में तमाम अधिकारियों का प्रमोशन किया, बाबू से बड़े बाबू, डीवाईएसपी से एसपी, तहसीलदार से एसडीएम। ये मेरे सम्मानित साथियों, इनको भी डिमोशन करके अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग। यही नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम से भीमनगर जिला बना था, इसको बदल करके संभल करने का काम समाजवादी ने किया।
मानो साहब के नाम से जिला बना था, उसको बदल करके कासगंज करके उनका अपमान समाजवादी ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान करके अमेठी बनाया गया, उनका भी अपमान करने का काम समाजवादी ने किया। यहां तक कि मैं आपको बता रहा था कि अगर बाबा साहब के संविधान के बल पर बैकलॉग की भर्ती शुरू हुई तो इसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारी योजनाओं को रोका गया। जो भी काम मैंने किया संविधान के बल पर किया था। ये मेरे सम्मानित साथियों, 2007 में जब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी, आप लोगों ने अपनी वोट की ताकत दिखाई, आपने जब बाबा साहब की बातों को माना तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन गई। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आपकी सरकार बनी तो आपने उत्साह में आकर के नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जब आपने ये नारा दिया तो दिल्ली में बैठे लोगों की जमीनें खसक गईं कि बहुजन समाज के लोग जो नारा लगाते हैं ये तो पूरा कर लेते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों ने नारा दिया था कि यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी है, तो इन्होंने यूपी में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया, और वो भी बिना किसी गठबंधन के। 2007 में क्या किसी का गठबंधन बीएसपी का हुआ था क्या? लेकिन गठबंधन हुआ था जनता का, एससी और एसटी का गठबंधन, ओबीसी का गठबंधन, मुस्लिम समाज